तो इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि ह्योन सुंग नाम के एक स्टूडेंट को, और इस वक्त वो कोई नॉर्मल हालात में नहीं था, बल्कि वो रूप से नीचे को गिरा था। और ये कोई एक्सीडेंट वगैरह तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि स्कूल की छत के ऊपर ही वो देख पा रहा था उसके हंस रहे क्लासमेट्स और साथ ही उसके टीचर को, जिन्हें अपनी इस हरकत पर बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। और ह्योन सुंग तो एकदम ही पछता रहा था कि क्या उसकी की गई पढ़ाई और सभी मेहनत एकदम बेफालतू थी। पर इन बाकी अजीब बातों को छोड़कर एक बात तो उसे अच्छे से समझ में आ गई थी कि आज का वो दिन था जब वो मारा गया था, पर सिर्फ के सिर्फ शारीरिक तौर पर। और फिर 3 महीने बाद हम ह्योन की बॉडी को अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद देखते हैं और उसका शरीर एक तरह से कोमा में चला गया था। और नर्स वगैरह ह्योन की दादी को बता रही थी कि अब ह्योन के वापस उठने के चांस बिल्कुल ही कम थे। पर उसकी दादी अभी भी इस बात से नाराज थी और वो अभी भी ह्योन पर हार नहीं मानना चाहती थी। पर न जाने क्यों उस बेहोशी की स्टेट में भी ह्योन अपनी दादी की हर एक आवाज को अच्छे से सुन पा रहा था और अपनी सिचुएशन को भी अच्छे से समझ पा रहा था। और उसकी दादी के उसके छूने पे वो उनकी टच तक को भी महसूस कर पा रहा था और उनकी बातों को भी समझ पा रहा था। और ह्योन को अब लग रहा था कि शायद एक्चुअली में वो अभी भी जिंदा ही है और थोड़ा टाइम लेकर वो वापस अपने कदमों पर खड़ा हो पाएगा। और फिर टाइम और बीत जाता है और उसकी दादी उससे फिर से मिलने आती है और ह्योन को बताती है कि चाहे ये डॉक्टर्स वगैरह उसे हमेशा ह्योन पर हार मानने को कहे, परंतु वो कभी भी ऐसा नहीं करने वाली, क्योंकि आखिरकार उसके पेरेंट्स के गुजरने के बाद ह्योन को अच्छे से उन्हीं ने तो पाला था। तो बस चाहती थी बस ह्योन फटाफट अपनी आंखों को खोल ले। जिससे चिढ़ता ह्योन भी अपने शरीर को पूरी तरह से हिलाने की कोशिश कर रहा था, जो कि बेशक एकदम ही नाकामयाब थी। और फिर टाइम बाद ह्योन से उसका छोटा भाई भी मिलने आया था, जो कि निराश हुआ उसे बता रहा था कि जो हरामी पहले ह्योन को सताते थे अब वो उससे भी सताना शुरू हो गए हैं। भैया ग्रैंडमा रेस्टोरेंट में काम कर आपकी हॉस्पिटल के फीस के पैसे इकट्ठा कर रही है। आखिर आप ये उनके साथ कब तक करने वाले हो? या तो आप पूरी तरह से मर जाते तो हमारी इतनी बुरी हालात भी नहीं होती, पर अब कम से कम अपनी आंखें तो खोलिए। बस चुपचाप हमारी बातें सुनने से अलावा अपनी आंखें खोलिए। पर इन सब चीजों के बावजूद भी ह्योन सिर्फ सुनने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था और उसे लगने लगता है कि ये सब बस उसका एक सपना था। तो बस इसे इस लंबे सपने का खत्म होने का इंतजार करना था। पर हर एक दिन बिल्कुल असलियत की तरह बीतता है। रोज उसका भाई उसे बातें सुनाने और उन लोगों के दिए गए ख्वाब दिखाता है। और फिर एक दिन हॉस्पिटल में लेटे हुए ह्योन सोच रहा था कि काफी टाइम से उसकी दादी उससे मिलने नहीं आई, कि वो पास ही मौजूद नर्सेस को बातें करते सुनता है कि सुनने में आया था पेशेंट ह्योन की दादी अचानक ही बेहोश हो गई थी। और अब वो नर्सेस भी ह्योन के कमरे की टीवी की वॉल्यूम फुल कर लेती है, क्योंकि नॉर्मली उसकी दादी उन्हें ऐसा करने नहीं देती थी। और अब ह्योन को उन पर भी गुस्सा आ रहा था और वो हर एक उन दुश्मनों को कोस रहा था जिन लोगों की वजह से उसकी ऐसी ये हालात हुई थी। सबसे पहला पाक मिनजुन और बाकी उसके साथी जो योंग जंग मैन हो, और साथ ही उसके टीचर्स दायवान और किम युंग चुल, जो इन लोगों के किए गए क्राइम्स को छुपाते थे। और वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर कभी भी कोई अचानक जादू से वो उस टाइम पर वापस जा पाए तो वो हर एक को तबाह कर डालेगा, क्योंकि उसकी नफरत उनके लिए एक शैतान से भी ज्यादा थे। जिन लोगों ने उसके परिवार को बर्बाद किया था वो उन एक को तबाह कर देना चाहता था और अपने मन ही मन में वो उन्हें मारने के न जाने कितने तरीके सोच रहा था, जिन तरीकों से वो हरामजादा को अपने से भी ज्यादा तड़पा पाए और उन लोगों से अपनी हर एक चीज का बदला ले पाए। और उसी बिस्तर पर लेटा हुआ वो अपना बदला लेने के अलग अलग तरह के प्लान्स बना रहा था, ताकि जब वो वापस जाके तो उसके प्लान में कुछ भी कमी ना हो। एक ऐसा प्लान जिससे वो उन हर एक चीज को तबाह कर डाले। पर फायदा उस चीज का कुछ नहीं होता, क्योंकि 10 साल बीतने के बावजूद भी उसने काफी ढेरों परफेक्ट प्लान्स तो बना लिए थे, पर वो अभी भी उस बिस्तर पे कोमा में पड़ रखा था। और अब वो बस कह रहा था, मुझे नहीं पता, चाहे कोई भी हो प्लेस, मेरी इस नरक जिंदगी को खत्म कर डालो। क्योंकि अब वो फालतू सोचे ले लेकर थक गया था कि तभी उसे एहसास होता है कि उसके सामने कोई तो मौजूद था जो उसे सब कुछ सही करने का एक मौका दे रहा था। कि तभी अचानक ही जब अगले पल उसकी आंख खुलती है वो अपने आप को एक अलग ही जगह पर पाता है, जहाँ की आवाज है उसने शायद पहले भी सुन रखी थी। और फिर अपने सामने मुड़कर वो पाता है कि वो तो एक क्लासरूम में मौजूद था और उसके सामने ही काफी ढेर स्टूडेंट्स थे जो आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। और ह्योन को लगता है कि शायद ये फिर से कोई एक और सपना था, पर अपनी गाल कसकर खींच कर भी उसे सपने में भी दर्द महसूस हो रहा था। तो इसलिए इस बात से एकदम पक्का होने के लिए वो एक पेन पकड़ लेता है और सीधा उसे कसकर अपने पैर पर दे मारता है। और उस पेन की दर्द को महसूस करने के बाद ये बात तो पक्की हो गई थी कि ये सब कुछ कोई सपना वगैरह तो नहीं था और वो हकीकत में वापस पास में आ गया था। कि तभी उसे अपने पीछे से आवाज आती है मिलजुल के, जो कि एक लड़के पर चिल्लाते उसे जोर जोर से पीट रहा था और उसके चेहरे को अपने पैर से दबाकर उसे गालियां वगैरह देता बस मारी जा रहा था। और बाकी स्टूडेंट पे उनकी लड़ाई पे न पड़ते बस ये सब होते
देख रहे थे और उसको वापस से देखकर hyun-sung का इतने सालों का दबा गुस्सा वापस से जाग गया था, क्योंकि ये वही सिचुएशन थी जो उसकी दर्द की शुरुआत थी। और यहीं से ही तो उसकी जिंदगी का वो बुरा टाइम शुरू हुआ था जब उसने मिनजुल को उस लड़के को मारने से रोका था। पर वो इस बात पे फिर से वैसा ही करता है और मिनजुल को उसे मारने से रुकने को कहता है, जिस बात से मिनजुल एकदम चिढ़ जाता है कि सच में ही किसी की हिम्मत हो गई थी उसे रोकने की। और वो गुस्सा होता उसे बताता है, तुम तो किम hyun-sung हो, तुम्हें क्या सच में लगता है कि तुम इस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो? तुम्हें लगता होगा कि हम तुम्हें छोड़ते हैं तो तुम इस बंदे से अलग हो, पर यह बस तेरी एक गलती है, वरना अभी क्या भी मैं तुझे कि उससे पहले वो आगे बोलता hyun-sung का एक बहुत ही जोर का मुक्का सीधा उसके मुंह पर जाकर बजता है, जिससे मिनजुल भी कुछ सेकंड्स के लिए सुन हो गया था। और यहाँ पर फाइनली अपने बदले के लिए खुश हुआ hyun-sung कह रहा था कि ये वही वक्त था उसके वो बदले का जो वो कोमा में लेटा हुआ हमेशा से मांग रहा था। और एक्चुअली में hyun-sung को अभी भी पास का टाइम अच्छे से याद था कि हर एक बुरी चीज की शुरुआत कैसे हुई थी कि टीचर तो क्लास में मौजूद नहीं थे और पार्क मिनजुल गेम्स खेल रहा था, एक गेम जो कि उसे काफी पसंद थी। कि तभी वो जंगमिन नाम के लड़के के पास जाकर उसे कहने लगा था उसके लिए गेम्स खेलने के लिए और उसके लिए उसके कैरेक्टर के स्टैट्स बढ़ाने के लिए। और उस दिन से उसने जंगमिन को अपना चमचा बना लिया था। जैसे वो लड़का जंगमिन भी जो कि कभी क्लास में टॉप किया करता था, उसके ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा गिरने लगे थे। पर बात यहीं पर नहीं रुकी थी, बल्कि धीरे धीरे कर वो जंगमिन से उसकी चीजें और पैसे वगैरह मांगने लगा था ताकि वो उससे पैसे लेकर अपनी गेम की आइटम्स खरीद पाए। पर एक बार पूरा परेशान होकर जंगमिन ने उसे साफ साफ अपने काम से काम रखने को कहा था, जिस दिन पार्क मिनजुल ने उसे मारा था। और ये hyun-sung का भी जिंदगी में पहले टाइम था जब उसने पहली बार अपनी नजरों के सामने एक ऐसी बेवजह मारपीट होते हुए देखी थी। और वैसे तो वो कोई मुसीबतों में नहीं पड़ना चाहता था, पर जंगमिन एक ऐसा लड़का था जो पढ़ाई में उसकी टाइम टू टाइम मदद करता था। तो वो बस अपने इस दोस्त को ऐसे पिटता नहीं देखना चाहता था कि उसके साथ बातें करें। उसके एक दोस्त ने उसे लड़ाई के बीच में पढ़ने से रोका था, क्योंकि पार्क मिनजुल से पंगे लेना अपनी मुसीबत को बुलावा देना होगा। और hyun-sung इतनी बात को तो जानता था, पर वो खुद भी हमेशा स्पोर्ट्स में अच्छा था और नॉर्मल ताकत वाइज भी वो काफी ठीक ठाक था। इसलिए उस दिन उसने जाकर मिनजुल को जाकर रुकने को कहा था। और उसके थर्ड टाइम की बहस के बाद ही टीचर वहाँ पर आ गए थे। पर उसी दिन के बाद से पार्क मिनजुल की गैंग उसे सताना शुरू हो गई थी। वो हमेशा क्लास खत्म होने के बाद उसे अपने साथ ले जाते और लगातार उसे पीटते रहते। और इतना बुली करने के बाद भी वो उससे अपने काम करवाते। और उसी दिन से उसकी ये जिंदगी नरक बन गई थी। कि यहाँ फिर से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर hyun-sung ने एक बहुत ही जोर का मुक्का मिनजुल के मुंह में दे मारा था। और मिनजुल गुस्से में उस पर चिल्लाने ही वाला था कि उससे पहले ही उसके बालों से उसे पकड़कर hyun-sung उसका चेहरा सीधा टेबल से दे मारता है। और इतनी जोर की चोट खाने के बाद मिनजुल के पैर कांपने लगे थे और उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा था। और बाकी स्टूडेंट्स एकदम हैरान थे कि आखिर उनके क्लास प्रेसिडेंट hyun-sung को अचानक से क्या हो गया था कि hyun-sung यहाँ पर अभी भी लगातार मुक्के मिनजुल के मुंह पर मारना जारी रखता है, क्योंकि इस वक्त को उसने हर पल उन 10 सालों तक अपने मन में इमेजिन किया था। उसे पार्क मिनजुल के लड़ने का तरीका पूरी तरह से पता था कि वो अपने बड़े शरीर का फायदा उठाता है, पर क्योंकि उसने आज तक ज्यादा मार नहीं खाई तो कुछ ही पहले मुक्के खाने के बाद उसे आगे ज्यादा क्या करना है पता नहीं चलेगा। और जिस पल वो वापस ऊपर उठेगा बहुत सी पल उसके चेहरे पर एक और मुक्का दे मारेगा। और वो इन 10 साल लगातार इमेजिन किए गए सिनेरियोस को इस मिले के मौके में पूरे परफेक्ट तरीके से दोहरा रहा था। और मिनजुल को दूर जमीन पे गिराकर वो उसे लगातार पैर मारकर पीटने लगा है। और मन ही मन वो खुश होता सोच रहा था, तुम चाहते भी हो मैंने कितने समय से इस मौके का इंतजार किया था, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी जिंदगी भी ले लेता। अगर तुम अपने हाथों से रोकने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हारे हाथ तक भी तोड़ डालूंगा। कि तभी वहाँ पर उसके सामने एक जोर की कुर्सी आकर गिरती है और hyun-sung का ध्यान बाहर की तरफ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर वो मिनजुल के दोस्त आ गए थे जो साफ साफ hyun-sung को धमकी दे रहे थे वहीं पर रुक जाने की। पर hyun-sung उन्हें साफ बताना है, आखिर तुम्हें किसने भ्रम डाल दिया है कि मैं तुम्हारी बात सुनकर रुक जाऊंगा। और hyun-sung को बिल्कुल डरा ना देखकर जंगमिन सोच रहा था कि आखिर ये लौंडा सच में पागल हो गया है क्या, जो उन सभी के सामने भी बिल्कुल नहीं डर रहा था। और तभी गुस्से में उनका दूसरा साथी कांग चंग-सुक hyun-sung को पीटने के लिए आगे को आ जाता है। और एक्चुअली में मिनजुल की गैंग में भले ही मिनजुल ने लीड करता था, पर उनमें से सबसे ताकतवर ये कांग चंग-सुक ही था, जो कि hyun-sung को उसके सामने बिल्कुल डरा ना देखकर एकदम इरिटेट हो रहा था। कि तभी बाकी बच्चे बताते हैं कि टीचर जल्दी क्लास में आ रहे हैं तो उन्हें फटाफट अपनी सीट्स पर जाना होगा। और मिनजुल भी अपने साथियों को बताता है फिलहाल के लिए अपनी क्लास में वापस जाने के लिए, क्योंकि वो hyun-sung को क्लास के बाद संभालने के। और चंग-सुक उसे साफ साफ धमकी देकर जाता है क्लास के बाद ना भागने को, क्योंकि वो जल्द से जल्द उसे पीटने वहाँ पर आएंगे। और ये सब कहकर मिनजुल के साथ वापस वहाँ से चले जाते हैं। और अपना हेड डाउन किया मिनजुल गुस्से में सोच रहा था, हाँ आखिर ये कैसे हुआ, मुझे याद है उसने मुझे पहले मुक्का मारा था पर उसके बाद उसने मुझे इतना ज्यादा क्यों पीटा। आराम ज्यादा hyun-sung तेरी इतनी हिम्मत है मुझे इतना नीचा दिखाने के। और वो जल्दी वेट कर रहा था कि कब क्लास खत्म होती है और उसके दूसरी क्लासेस के साथ ही सभी के सभी मिलकर उसे यहाँ पर पीटने आएंगे। लगता है इस लौंडे को लगता है कि इसने कभी मार नहीं खाई
तो ये ज्यादा हवा में उड़ सकता है। हमने इसे छोड़ रखा क्योंकि हमारे गाँव से दूर रहा करता था और ऊपर से क्लास प्रेसिडेंट था, तो हमें इससे पंगा लेने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ी। पर अब इसने पहले पंगा लिया है तो हम इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। और क्लास खत्म होने के बाद ये घर में लगड़ाता हुआ जाएगा। और यहाँ दूसरी क्लास में हम देखते हैं जंग सोंग और जंग मिनो को, जो वेट कर रहे थे कि कब ये क्लास खत्म होती है ताकि वो अपना बदला ले पाए। और जंग मिनो अपने बाकी साथियों को बता रहा था कि इस किम hyun sung ने पहले कभी भी ऐसी हरकत नहीं की थी, जैसे कि उसने कोई नशे वगैरह कर लिया हो। पर पहले फर्क नहीं पड़ती थी कि वजह क्या थी, पर क्योंकि पहले उसने उनसे पंगे लिए थे तो वो उसे ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते थे जिससे उनकी बनाई गई इमेज खराब होगी। तो वो अब इस मौके का इस्तेमाल कर किम hyun sung को इस तरह बर्बाद करना चाहते थे कि वो वापस उनसे नजर तक भी ना मिला पाए। कि यहाँ पर मंजुल की तरफ क्लास खत्म ही हुई थी और वो खुश हो गया था कि अब वो hyun sung से बदला ले पाएगा। कि तभी उसकी टेबल से पूरी तरह से उठने से पहले ही एक बहुत ही जोर की लात आकर सीधा ही मंजुल के मुंह पर जाकर लगती है और उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये hyun sung सच में क्या सोच रहा था और क्या वो सच में उन सभी से बाबलों की तरह अकेला लड़ना चाहता था। कि तभी उसके बालों से पकड़कर उसे उठाकर वो उसे बताता है। तो चलो इस बात को वहीं से शुरू करें जहाँ पर हमने पहले छोड़ रखे थे। क्या लगता है आराम साथ है। और यहाँ पर दूसरी क्लास में मंजुल के साथी क्लास खत्म होने के बाद फटाफट मंजुल की क्लास की तरफ hyun sung को पीटने के लिए जा रहे थे। कि तभी क्लास के सामने पहुंचकर वह पाते हैं कि वहाँ पर तो पहले से ही बहुत से लोग इकट्ठा हो रखे थे, जिसे अंदाजा हो रहा था कि क्लास में ऑलरेडी कोई कांड चल रहा था। और इस बात का अंदाजा समझते हुए चिंता में इसके साथी भी फटाफट क्लास की तरफ भागते हैं। कि फिर क्लास के अंदर पहुंचकर वो पाते हैं कि hyun sung ने तो मंजुल की हालात और भी बुरी कर दी थी और उसे पूरी तरह से पीटने के बाद वो उनकी तरफ देखता बताता है, तुम लोग काफी लेट हो चुके हो, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर बोर हो रहा था। और अब एकदम गुस्से में जंग से हमला करने के लिए सीधा hyun sung पर टूट पड़ता है। पर यहाँ पर hyun sung ने पहले से ही लगातार 10 साल इस सिनेरियो को इमेजिन किया था कि कैसे मंजुल को निपटाने के बाद उसे उसके बाकी साथियों का क्या करना था, खासकर उनमें से सबसे ताकतवर चांगसुक का, क्योंकि इस वक्त ताकत के हिसाब से वो चांगसुक की टक्कर नहीं दे सकता था। पर फिर भी उसके पास जीतने का एक और तरीका था। वो फटाफट शू लॉकर के ताले को पकड़ता है और सीधा स्टील से बने ताले को सीधा ही चांगसुक के सर पर दे मारता है। क्योंकि भले ही चांगसुक जितना मर्जी ताकतवर हो, पर लोहे के वार के सामने वो भी कितना कर ही टिक पाएगा। और फिर हाथ में पकड़े उस ताले को वो बस लगातार चांगसुक के सर पर दे मार रहा था जब तक वो उसे पूरी तरह बेहोश करके गिरा नहीं देता। और उसके बाकी दो साथी भी एकदम हैरान हो गए थे कि आखिर कैसे hyun sung लौंडे ने उनके सबसे शक्तिशाली बंदे को भी हरा दिया था। और फिर सीधा hyun sung टूट पड़ता है उनके दूसरे साथी योंगटेक की तरफ और अपने पूरे वेट का इस्तेमाल कर वो उसे कसकर जमीन के साथ मारता है, जो योंगटेक भी संभाल नहीं पाता। और ये सब कुछ hyun sung ने इतनी जल्दी किया था कि उसके विरोधी को मौका तक नहीं मिला था अपने चेहरे को बचाने का। और फिर वो लगातार उस पर मुक्के बरसाना शुरू कर देता है और उसके चेहरे की एकदम बुरी हालत करता है। वो बस इन्हीं ख्यालों में था। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त जंग में ना मुझ पर पीछे से हमला करे या फिर नहीं, मैं पहले इसके सभी साथियों को खत्म करूंगा ताकि इस लड़ाई को मैं अकेला ही जीत पाऊं। और फिर लगातार इतने सारे मौके बरसाने के बाद वो उसे अपनी पूरी ताकत का आखिरी मुक्का मारकर वहीं पर बेहोश कर देता है। और आखिरी पल में वो घायल लड़का चोंगटैक देख पा रहा था कि उसे जो ध्यान से घूर रहा था वो कहीं से भी एक इंसान तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। और इतनी सारी लड़ाई करने के बाद hyun sung का शरीर भी काफी थक गया था, क्योंकि चाहे मन में उसने हर एक तरह के सिनेरियोस बना लिए थे और सब कुछ वो उनके अकॉर्डिंग ही कर रहा था, पर उसके शरीर की लिमिट अभी भी कम ही थी। पर चाहे यहाँ पर भी कुछ भी हो जाए वो यहाँ पर नहीं रुकने वाला था। और अब आखिरी में एक ही नमूना बचा था, जंग मेना, जो कि सबसे ज्यादा सोचता था। और यहाँ पर जंग मेना भी उसे देखकर एकदम डर गया था कि आखिर अपने आप से काम रखने वाला hyun sung अचानक इतना ताकतवर कहाँ से हो गया था। और जब उसकी नजरें उससे मिलती हैं वो hyun sung को साफ साफ गुस्से में देख पा रहा था और उसकी नजरों में hyun sung उसे कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतान दिख रहा था, एक राक्षस जो अपने दुश्मनों को इतना ज्यादा मारता। और उसे खुद भी इतना अंदाजा हो गया था कि hyun sung ने उसके 3 बंदों को अकेले ने पेल डाला था और बेशक वो तो उसे संभाल ही नहीं पाएगा। और अब hyun sung उसकी तरफ बढ़ ही रहा था और उसे वहीं पर पीटने ही वाला था कि तभी वहां पर उनका टीचर आ जाता है जो hyun sung को रुकने को कहता है। और जंग मेना अब इस बात से एकदम खुश हो गया था कि यहाँ पर तो hyun sung को रुकना ही पड़ेगा। और क्योंकि उसने 3 स्टूडेंट्स को इतनी खूनी हालात में डाल दिया था तो पक्का hyun sung को इसकी बहुत ही ज्यादा सजा मिलने वाली थी। और फिर टीचर hyun sung को टीचर्स रूम में ले जाकर उस पर चिल्लाने लगता है बाकी लड़कों को पीटने के लिए, क्योंकि उसने उन लड़कों को पीटा ही नहीं था बल्कि हॉस्पिटल तक में पहुंचा दिया था। और यहाँ पर टीचर का प्लान था फालतू में ज्यादा तगड़ी सिर दर्द डाल लेने का और सारा का सारा इल्जाम इस hyun sung पर ही डालने का, जिसकी वजह से इतनी बड़ी मुश्किल खड़ी हुई थी। और फिर वो hyun sung को बताता है कि ये मुसीबत बहुत ही बड़ी थी जिसकी hyun sung को सजा तो पक्का मिलने वाली थी। और साथ ही जिन बच्चों को उसने मारा था उन बच्चों के पेरेंट्स इस बात के बारे में शांत बिल्कुल नहीं बैठने वाले थे। कि तभी hyun sung उसे बताता है टीचर आपको इस मामले में पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये बात थोड़ी ना है कि स्कूल में हुई गई ये कोई पहली लड़ाई है, तो आपको बस अपनी काबिलियत का इस्तेमाल कर मेरे किए गए कांड के बारे में सबसे छुपाना है। इस मैटर को ठंडा
पता कर दो तो फिर मैं मुश्किल में नहीं पड़ूंगा। परंतु आगे जैसा कि ह्योंसुक ने सोचा था, वो टीचर एक कस का थप्पड़ सीधा ह्योंसुक के दिल मारता है और बाकी टीचर्स भी ये देखकर खुश हो रहे थे। और ह्योंसुक को तो अभी भी अच्छे से याद था कि पिछली जिंदगी में उसकी मरने की वजह वो लौते स्टूडेंट्स ही नहीं थे, बल्कि बेशक उसे सताया तो चाहता था, पर ये बुज़दिल बड़े टीचर्स जो थे कभी भी इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं करते थे, क्योंकि उनका ये टीचर किम युंग चुल इंसानियत के नाम पर एक इतना बड़ा कचरा था जो जंग मिनो की फैमिली से पैसे लेता था। और इस बार ह्योंसुक उसे साफ साफ रुकने की धमकी देता है और उसके करीब आ उसे बताता है, ज्यादा जोर से ना चलाकर तुम यहीं पर रुक जाओ तो तुम्हारा फायदा होगा, वरना मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचेगा ये बताने के अलावा कि कैसे तुम कुछ बच्चों के घर वालों से रिश्वत लेते हो, खासकर जंग मिनो के पेरेंट्स से। आखिर तुम उनसे बार बार बातें जो करते रहते हो। वेल ये बात ही अपने आप में कमाल की है, पर क्या होगा जब सभी को पता चलेगा कि तुम्हारे जैसे शादीशुदा टीचर का इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। और ये टीचर किम युंग चुल भी अब एकदम घबरा गया था और ह्योंसुक अब उसे साफ धमकी देता है, तो फेंकू हरामखोर टीचर किम युंग चुल, तुम यहीं पर रुक जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ह्योंसुक को अभी भी अच्छे से याद था कि कैसे इतने टाइम के बुलिंग सहने के बाद उसने फैसला लिया था जाकर टीचर को सब कुछ बताने का, इस उम्मीद में कि बड़े लोग उनकी मदद करेंगे। पर सारी बात जानने के बावजूद भी किम युंग चुल ज्यादा कुछ कर नहीं रहा था सिवाय पाक मिनचुल से बातें कंफर्म करने के अलावा। और मिनचुल ने बस उसे बताया था कि वो लोग आपस में ऐसे मजाक करते रहते हैं, तो ह्योंसुक को बस एक छोटी मोटी गलतफहमी हो गई होगी और वैसे ही बस उस बात का ज्यादा कुछ ना कर बस उन्हें ये मामला आपस में सुलझाने को कह देता था। और पाक मिनचुल और उसके साथी भी बस सब भोले वाले बनने का दिखावा कर देते थे और फिर उसे बाहर ले जाकर सभी इकट्ठे मिलकर उसे मारते रहते थे। और मार खाते हर वक्त ह्योंसुक को गुस्सा और पछतावा महसूस होता था कि सच में दुनिया इतनी बदतर थी कि आजकल के टीचर जिनका काम होता था इन चीजों को होने से रोकना, इस चीज के बारे में कुछ करते तक नहीं थे। और तभी वो लोग जब ह्योंसुक को मार रहे थे, ह्योंसुक ने बाहर देखा था कि टीचर किम युंग चुल वही विंडो पे खड़ा था और ये सारी घटना अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहा था। और ह्योंसुक को लगा था कि ये सारा मामला तो अपनी आंखों से देखने के बाद वो भी इस चीज को इग्नोर नहीं करेगा, पर उसकी सोच के मुताबिक जैसा कुछ नहीं होता। किम युंग चुल बस चुपचाप अपना मुंह फेर कर वहां से चला जाता है जैसे उसने कुछ गलत होता देखा ही ना हो। और टाइम बाद ही ह्योंसुक को पता चला था कि किम युंग चुल एक हरामखोर था जो पेरेंट्स से पैसे लेता था और जंग मिनो के पेरेंट्स अपने बच्चे की रक्षा के लिए हमेशा उसकी जेब भरते थे। तभी तो जंग मिनो चाहे उसके साथ कुछ भी करे, युंग चुल बीच में नहीं पड़ने वाला था। और ये जानकर कि कोई भी इस मामले में उसकी मदद नहीं करने वाला, तो उसने खुद के दम से ही इस मामले को संभालने का सोचा और अकेले ने पूरी गैंग का सामना किया और मुक्का मारकर जंग मिनो का नाक तक भी तोड़ डाला। पर उस चीज का भी कोई फायदा नहीं हुआ था, क्योंकि जंग मिनो की मां ने स्कूल आकर कलेश डाल दिया था। और क्योंकि टीचर्स उससे पैसे लेते थे, वो सभी के सभी मिनो की बातें मान रहे थे और बहस में भी उसी का साथ दे रहे थे। और जबकि लड़ते वक्त ह्योंसुक को भी काफी चोट लगी थी, उस बहस को हारने के बाद उसकी दादी को ह्योंसुक के तौर से माफी मांगनी पड़ी थी जंग मिनो का नाक तोड़ने के लिए, और वो लोता ही था जिसे पनिशमेंट मिली थी। पर मिनचुल की पूरी गैंग को कुछ भी नहीं किया गया था। और वैसे ही कोमा में जाने के बाद ह्योंसुक को एक बात रियलाइज हुई थी कि अकेले शारीरिक ताकत से ही वो अपने इस बदले को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि उसे बड़ों को भी कंट्रोल में करने की जरूरत थी। और फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं और किम युंग चुल ह्योंसुक को बताता है कि ये सब कुछ एक बकवास थी और वो ऐसा कुछ भी नहीं करा। पर उसे धमकाता हुआ ह्योंसुक बताता है कि आज से जब भी युंग चुल उससे बात करेगा, उसे अपने शब्दों को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और वो उसके सारे चिट्ठे बोलकर बता देता है कि कब युंग चुल मिनो के पेरेंट्स के साथ मिला था और उसके स्कूल आने से पहले से ही वो जंग मिनो का अच्छा ध्यान रख रहा था और बदले में हर एक महीने में उसे पेमेंट में मिल रही थी। और कैसे उसका 3 बच्चों की माँ इंग्लिश टीचर से अफेयर था और रात रंगीन करने के लिए वो कौन से मोटर में जाते थे। और ह्योंसुक के मुंह से ये सारे चिट्ठे सुनने के बाद किम युंग चुल को रियलाइज हो गया था कि वो कोई मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहा था और उसे सच में ही हर एक चीज के बारे में पूरी तरह से पता था। और फिर आराम से उसके सामने कुर्सी पर बैठकर ह्योंसुक उसे बताता है कि अगर उसने इसके सारे चिट्ठे बाहर निकाल दिए तो उसकी टीचर की जॉब बहुत ही मुश्किल में आ सकती है। टीचर, मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह कर डालूंगा, जरा सोचो तो सही। तुम्हारी बीबी को अफेयर के बारे में पता चला था, क्या वो तुम्हारे साथ रहेगी? क्योंकि अपनी मेमोरी के मुताबिक ह्योंसुक को याद था अपने 3rd ईयर तक पहुंचते वक्त किम युंग चुल का अफेयर बाहर आ गया था और उसकी वाइफ ने उसे लगातार बहुत ही थप्पड़ मारे थे। और एक्चुअली में ये बातें भी पता चली थी कि किम युंग चुल के पास जो भी पैसा था वो एक्चुअली में उसकी वाइफ की फैमिली से आया था, जिससे किम युंग चुल को अपनी वाइफ से सबसे ज्यादा डर लगता था। और अब पूरी तरह से ही ब्लैकमेल होने के बाद युंग चुल ह्योंसुक से पूछता है कि आखिर उसे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस बात पर ह्योंसुक उसे बताता है कि टीचर को बस वही घटिया इंसान बनकर रहना है जो कि वो हमेशा से था। और चाहे उसे अपने सामने बच्चों की लड़ाइयाँ होती दिखे या फिर ना, बस उसे इस मामले
मामले को दबा कर रखना है, पर जिसके लिए वो मामला दबा कर रखेगा पर फर्क पड़ता है कि अब तो मामला उसके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए दबा कर रखोगे। और जब तक मेरे ग्रेजुएट होने तक तुम मेरी हर एक बात अच्छे से मानोगे, मैं तुम्हारे इन सभी राजों को कभी भी बाहर आने नहीं दूंगा। और घबराया हुआ युंगचुल भी इस बात से मान जाता है और hyungsung ने अब फाइनली अपना पहला कार्ड तो पक्का कर लिया था, जो था किम युंगचुल, जो उसके बदले में काम आएगा। तब उसे जाकर अपना अगला काम करना था और यहाँ पर अपने क्लासरूम के अंदर कुर्सियां इधर उधर फेंकता hyungsung पर दोष देता चिल्ला रहा था कि उसके वापस आते ही वो पक्का ही उसे पीट डालेगा, क्योंकि उसके मानने से उसकी माँ किम युंगचुल को पैसा देती थी, तो इसलिए वो टीचर पक्का hyungsung को स्कूल से निकाल देगा और अब उसे फिर कभी भी hyungsung से वापस नहीं मिलना पड़ेगा। और वो उम्मीद करता है कि बाकियों ने नोटिस न किया हो कि वो hyungsung से डर गया था, कि गुस्से में फिर वो फैसला लेता है कि वो फिर से ही इस स्कूल का शिकारी बनेगा और हर एक कमजोर को धो डालेगा। और बस एक hyungsung की वजह से वो अपनी इमेज को खराब नहीं होता देखना चाहता था और वो इन फालतू के ख्यालों में डूबा हुआ था कि तभी उसकी क्लासरूम का दरवाजा खुलता है और बाहर से अंदर आने वाला और कोई नहीं बल्कि hyungsung ही था, जो जंग मेना को बुलाता बताता है कि अभी तक उसने अपना वो काम पूरा नहीं किया जिसका क्लास खत्म होने के बाद उन्होंने वादा किया था। और उससे पहले जंग मेना कहीं भाग पाता, hyungsung का एक जोर का मुक्का आकर उसे लगता है और वो सीधा ही बेंच से दूर जाकर गिरता है। पर खेल अभी यहीं पर खत्म थोड़ी ना हुआ था कि फिर hyungsung उसके पास आकर उसे लगातार पीटना शुरू हो जाता है, जिससे जिना को एक बात का अंदाजा तो हो गया था कि उसके सामने जो बंदा है वो सच में ही एक दिमागी सिरफरा है। और यहाँ पर hyungsung उसे लगातार पीट ही रहा था कि मेना बार देखता है युंगचुल को जो ये सब कुछ होता देख रहा था और उसे लगता है कि ये हरामखोर जो उसकी माँ से पैसे लेता था कुछ भी कर कर उसकी मदद तो करेगा ही, पर ऐसा कुछ नहीं होता और युंगचुल मुंह फेर कर वहां से जाने लगता है। और यहाँ पर hyungsung उसे साफ साफ बताता है कि अब चाहे मेनू जितना रोले या चिल्ला ले, इस पूरे के पूरे स्कूल में कोई भी उसकी मदद नहीं करने वाला। और फिर हम देखते हैं थोड़े समय पहले जब hyungsung किम युंगचुल को धमकी देकर गया था, युंगचुल घबराया सोच रहा था कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इस केस में 3 बच्चे हॉस्पिटल में ले जाए गए थे और अगर ये बातें हर जगह फैलने लगी तो स्कूल की इमेज पर बहुत ही नुकसान जाएगा। पर अगर किम hyungsung को पनिशमेंट नहीं मिली तो ये हॉस्पिटलाइज्ड हुए बच्चों के पेरेंट्स एकदम गुस्से में उबला उठेंगे, खासकर जंग मिनो के पेरेंट्स जो अपने बच्चों से हुई गई चीजों को बिल्कुल भी जाने नहीं देते। और उन लोगों की पहचान बहुत बड़े बड़े लोगों से है जो पूरे ताइवान में फेमस है और उन्हीं से उनके स्कूल को फ्री मेंटेनेंस पे मिलती थी। और उन्होंने कुछ ही टाइम पहले अपने पैसों से उनके स्कूल को रिपेयर करवाया था और स्कूल के इतने फायदे के बाद तो स्कूल का प्रिंसिपल भी उनकी पूरी साइड लेता था। और सबसे बड़ी बात, मिनो का ध्यान रखने के लिए वो खुद उनसे अलग पैसा लेता था, तो उनके खिलाफ युंगचुल वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और फिर एकदम इस चीज के बारे में ध्यान से सोचने के बाद उसे एक तरीका समझ आता है कि यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि वो जंग मिनो को ऐसी मुसीबत में आने ही ना दे, क्योंकि hyungsung ने अभी तक मिनो को कुछ भी नहीं किया था, तो जंग मिनो के पेरेंट्स को भी समझा पाएगा कि उनके बच्चे का इस चीज से कोई भी रिश्ता तक नहीं था और सिर्फ अपने दोस्त के बच्चों के पिटने पर मिनो के पेरेंट्स को भी कुछ खास बुरा नहीं लगेगा। तो उसे बस फटाफट जाकर hyungsung को ढूंढना था और उसे जंग मिनो को हाथ तक भी ना लगाने को कहना था। एंड फिर वो वहां से फटाफट भागने लगता है hyungsung को मनाने के लिए, पर वहां पर जाकर वो अपने सामने नजारा देखता है कि hyungsung ने तो पहले ही मिनो की एकदम बुरी हालत कर डाली थी और पूरी तरह से पिट रहा मिनो मदद के लिए युंगचुल की तरफ ही देख रहा था। पर यहाँ पर युंगचुल एक फैसला लेता है कि भाड़ में जाए जंग मिनो के पेरेंट्स, क्योंकि अगर उसका इंग्लिश टीचर के साथ अफेयर बाहर आ गया तो उसकी जिंदगी के तो वैसे ही एल लग जाएंगे। और यहाँ पर hyungsung उसे मारता हुआ सोच रहा था कि पहले जब उसके साथ बुरा किया जाता था ये नमूना इस बात पर सबसे ज्यादा खुश होता था जो लोगों ने उसे पूरे 3 साल बुरी किया था, क्योंकि वो बस कमजोर होता था। और hyungsung को थोड़ा अपने आप पर ही तरस आ रहा था कि वो अपने सामने देख रहा है इसने कम से बुरी होता था। और फिर उसे पूरी तरह से मार पीटने के बाद वो चुपचाप वापस जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और इस वक्त hyungsung खुद भी जानता था कि अगर वो जंग मिनो को कुछ भी नहीं करता ये केस आगे बढ़ता ही नहीं। पर यहाँ पर hyungsung जो चाहता था वो इस तरह का बदला बिल्कुल नहीं था। अगर उसे चुप चुप कर ही सब कुछ करना होता तो वो सीधा वापस आकर पार्क मिचेल को पीटने थोड़ी ना लगता, वो इन लोगों को फालतू में छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जी सकता था। पर अपनी पिछली जिंदगी इतनी बुरी जीने के बाद उसने बदले की एक आस बना ली थी और उसी चीज का ये रिजल्ट आया था। और अब जल्दी चीजें बिगड़ने वाली थी, क्योंकि 3 लोगों को तो उसने पहले ही हॉस्पिटल भेज दिया था और अब जाकर ये जोता भी ऐड हो गया। और जर्नल स्कूल का प्रिंसिपल जो अपने स्कूल को एकदम लाजवाब बनाना चाहता था वो पक्का उसे सजा देने की कोशिश करेगा। और साथ ही साथ कई लोगों ने तो उसे ये काट करता अपनी आंखों से देखा था। पर hyungsung जानता था कि अगर वो ये छोटी मोटी चीज को हैंडल नहीं कर पाया तो उसे अपना बदला तो भूल ही जाना चाहिए। पर ये सब कुछ तो अभी उसके प्लान की बस शुरुआत थी। और टाइम बाद हम देखते हैं कि hyungsung को टीचर्स के साथ मीटिंग के लिए बुलाया गया था और स्कूल का प्रिंसिपल और दायाद सभी को बता रहा था कि hyungsung ने अपने विक्टिम्स को सिर्फ हॉस्पिटल नहीं भेज दिया बल्कि उन्हें उससे पहले बहुत ही तरफाकर मारा भी था। पर टीचर किम युंगचुल के समझाने के बावजूद भी उसने सीधा जाकर सबसे पहले एक और स्टूडेंट को पीटा था। और जिन लोगों को उसने पीटा था उन लोगों के चेहरे की हालत तो बहुत ही
ही बुरी हो गई थी और बाकी टीचर्स भी प्रिंसिपल की बात पर एग्री करते हैं और साथ ही इंग्लिश टीचर भी, जिसका युंगचुल के साथ अफेयर था, और वो बता रही थी कि उन्हें ह्योंसुन को स्कूल से बाहर निकाल देना चाहिए। पर युंगचुल उसे हिलाता हुआ रुकने का इशारे मार रहा था, जिसे वो इंग्लिश टीचर नहीं समझ पा रही थी। पर यहाँ पर युंगचुल मुश्किल में था कि अगर उनका अफेयर बाहर आ गया तो उसकी जिंदगी तो पक्का बर्बाद हो जाएगी और उसे कुछ भी कर किम ह्योंसुन को बचाना पड़ेगा। और वो देखता है कि ह्योंसुन उसकी तरफ ही घूर रहा था और फिर बातचीत के बीच में पड़ता युंगचुल बताता है कि भले ही गलती किम ह्योंसुन की थी, पर उसने होमरूम का टीचर होने के नाते नोटिस किया था कि ये मुश्किल खड़ी की थी पार्क मिनचुल ने, क्योंकि उससे पता चला था कि पार्क मिनचुल और उसकी गैंग काफी सारे बच्चों को बुली करते थे और वो पार्क मिनचुल को पनिशमेंट देने जाने वाला था। पर उससे पहले ह्योंसुन सह नहीं पाया कि कैसे मिनचुल बेवजह एक बच्चे को मार रहा था, जिसकी वजह से वो किम ह्योंसुन को दोषी तो नहीं कह सकते क्योंकि वो तो बस एक बुली हो रहे स्टूडेंट की मदद कर रहा था। और आखिर एक टीचर सही चीज करने वाले स्टूडेंट को सजा कैसे दे सकते हैं? पर प्रिंसिपल बताता है कि सजा तो उन्हें यहाँ पर ह्योंसुन को देनी ही पड़ेगी। एंड इस चक्कर में दोनों एक दूसरे पर चिल्ला उठते हैं और यहाँ पर प्रिंसिपल डायवन भी सोच रहा था कि जंग मीना के पेरेंट्स इस मैटर को नहीं छोड़ने वाले और उसके पेरेंट्स का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें ह्योंसुन को सजा तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपने स्कूल शियोन्हे को शक्तिशाली बनाने के लिए प्रिंसिपल डायवन सिर्फ ताकतवर लोगों का ही साथ देना चाहता था। और वो बताता है कि अब से अगले हफ्ते में वो फिर से इस फैसले को गहराई में लेंगे और डिसाइड करेंगे कि आखिर किम ह्योंसुन को कौन सी सजा देनी चाहिए। तो तब तक के लिए यहाँ पर मौजूद हर एक टीचर ये बात को बाहर तक नहीं फैलाएगा और साथ ही साथ एक हफ्ते तक किम ह्योंसुन को यहाँ से सस्पेंड किया जाता है और तब तक वो अपने इस कर्म पर पछता सकता है और हफ्ते बाद उसे अपने गार्डियन के साथ स्कूल में आना होगा। और ह्योंसुन भी इस बात से पूरी तरह मानकर चुपचाप वहाँ से जाने लगता है और उसके पीछे भागा भागा युंगचुल जाता है और हॉल पे में उसे बता रहा है कि उसने उसे बचाने की अपनी पूरी कोशिश की थी, पर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम को खुद से ठीक नहीं कर सकता। तो बस ह्योंसुन अपना गुस्सा शांत रखे, क्योंकि अगर वह ऐसा करेगा तो शायद फिर वो और अच्छी तरह से इस मुसीबत को ठीक करने में मदद कर पाए। और ह्योंसुन को भी इस बात पर हंसी आ रही थी कि ये किम युंगचुल जो हमेशा उसे कमजोर सोचता था, हाँ जो उसके नीचे कैसे दब रखा था, पर क्या ही फर्क पड़ता है, वो हमेशा से ही एक हरामखोर था। और ह्योंसुन से भी निपटाना तो चाहता था, पर बिना इसका इस्तेमाल किए वो अपनी मुसीबतों को ठीक नहीं कर पाएगा। और फिर वो मुड़कर युंगचुल को बता रहा है कि भले ही युंगचुल ने अपनी बुरी मेहनत तो की है, पर ये बात तो पक्की थी कि युंगचुल काफी टाइम से जानता था कि कैसे पार्क मिनचुल स्टूडेंट्स को बुली करता था। तो इसीलिए बस उसे एक बात अपने दिमाग में रखनी थी कि जिस दिन तक वो स्कूल से ग्रेजुएट नहीं हो सकता, सिर्फ एक ही तरीका था उसका मुंह बंद रखने का, वो था कि फर्क नहीं पड़ता कि रिजल्ट क्या आएंगे, पर युंगचुल को हमेशा उसके लिए पूरी मेहनत से काम करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो वो इंग्लिश टीचर और उसकी जिंदगी दोनों को साथ साथ में बर्बाद कर डालेगा। और ये उसका वादा था, क्योंकि ऐसे वादे तो वो कभी भी नहीं तोड़ता। और फिर ये बात उसे अच्छे से समझाने के बाद वो वहां से चला जाता है। और फिर ये ख्यालों के बारे में सोचता हुआ वो अपनी क्लास में आ गया था और इस हफ्ते के बाद वो अपने उस प्लान को शुरू करने वाला था जिसकी तैयारी वो सालों से कर रहा था। और उसके उस प्लान के साथ प्रिंसिपल और डायवन और उसके साथ साथ पूरा का पूरा स्कूल ही पूरी तरह से बदलने वाला था। एंड फिर किम ह्योंसुन वहां से घर की तरफ जाते वक्त सोच रहा था कि आखिरकार इतने सालों के दर्द के बाद वो वापस से इन्हीं गलियों में घूम रहा था। ये वही विला, उसके पास सिर्फ लो था 50 मिलियन वॉन का घर, और अगर उसके पेरेंट्स की इंश्योरेंस ना होती तो वो पक्का अपना गुजारा अपनी महीने की सैलरी पर ही करा होता। और पिछली बार तो उसके हॉस्पिटल बिल्स की वजह से उसकी दादी तक को भी काम करना पड़ा था और उस दिन उसे ऐसा लगा था कि उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। और बचपन से तो वो इस जगह को बहुत ही बेकार समझता था, पर अब तो वो बस शुक्रगुजार है कि उसके पास एक जगह पर वापस आने को जगह है। फिर वापस अपने घर के अंदर एंटर कर वो अपनी ग्रैंडमा को आवाज लगाता है, पर वहाँ अंदर को उसे कोई भी नहीं दिखता, जिससे उसे याद आया था कि ग्रैंडमा भी तो इतने टाइम तक काम पर होती थी, वो भी सिर्फ की सिर्फ अपनी फैमिली को पालने के लिए। पर उसके पास अभी सेंटिमेंटल होने का टाइम नहीं था, बल्कि इस मौके का फायदा उठाने का, क्योंकि वो कुछ भी कर अपना बदला तो लेने ही वाला था। और कमेट मीटिंग में भी सिर्फ हफ्ता ही बचा था जहाँ पर उसे अपने गार्डियन के साथ जाना पड़ेगा और उसका आगे का प्लान एकदम ही पक्का होना चाहिए। 2 सालों के अंदर वो सभी सराउंडिंग एरियाज को साफ करेंगे और फिर एक फाउंडेशन बनाने के बाद उन लोगों के बेस का सफाया। और ये काम करने के लिए ह्योंसुन की 3 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। पहला, मैन पावर, उसे खुद भी ताकतवर होना पड़ेगा। स्कूल में चल रहे वायलेंस का सामना करने के लिए उसे इतनी ताकत चाहिए थी कि कोई भी उसका कुछ बिगाड़ ना पाए। और बेशक वो खुद से इतना ताकतवर नहीं बन सकता, पर एक व्यक्ति था जिसे अगर वो अपनी साइड कर ले तो वो उसे काफी जल्दी भविष्य में ताकतवर बना सकता था। और दूसरी कंडीशन थी, उसे अपने जैसे ही सेम गोल वाले लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि अंततः लोगों का नंबर फर्क डालता था, क्योंकि इस वक्त वो लोगों की नजरों में बस एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था। और भले ही उसके पास परफेक्ट प्लान होगा भी तो उसके पास उसे कंट्रोल करने की पूरी ताकत नहीं थी। तब यही वक्त था उसे उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा। और लास्ट की जो कंडीशन थी वो एक कंडीशन तो सबको ही पता होगी, पैसा। उसकी पिछली और इस जिंदगी में भी हर एक मुश्किल को पैसों से टाला जा सकता था, और ये पैसा पाने के लिए उसे उन लोगों की जरूरत होगी जिनके पास बैकग्राउंड हो, और फिर उसके रास्ते में कुछ भी नहीं ठहर पाएगा। और अब इस सबसे पहली मीटिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसे सबसे पहले अपना बैकग्राउंड शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। और एक पुलिस स्टेशन के अंदर हम देखते हैं एक आदमी
आदमी को जो पुलिस वालों को चिल्लाता धमकियां देता बता रहा था कि वो इस दाइसान की बहुत ही बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है और यहाँ के पुलिस ऑफिसर भी उसे ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। और पुलिस वाले उसे शांत करने की कोशिश तो कर रहे थे पर वो बंदा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा था। और उसका नाम था गो चांग पियोंग और वो म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा लड़का था और वो इस पुलिस स्टेशन में फंस कर एकदम इरिटेट हो रखा था। और उसकी रिपोर्ट लिखते हुए पुलिस वाले भी थोड़े घबरा रहे थे क्योंकि दाइसान की एक बहुत ही खतरनाक हस्ती थी और अगर उन्होंने यहाँ पर कुछ भी गलती कर दी तो वह सभी के सभी मुश्किल में पड़ सकते थे। पर पुलिस वाले जानते थे कि इस वक्त इसके और इसके भाई में से सक्सेसर का सिलेक्शन चल रहा था, तो इससे भी अपनी हरकतों पर कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा और पुलिस वाले को भी रूल्स को फॉलो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इसी बंदे ने पहले उन लोगों को मारा था, तो इसे इस चीज को एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। यानी यहाँ पर कुछ मारपीट के केस की वजह से गो चांगपियोंग को रोका गया था एंड यहाँ पर गो चांगपियोंग भी परेशान था कि अगर इस चीज के बारे में सभी को पता चल गया तो उसके विरोधी तो पक्का ही खुश हो जाएंगे क्योंकि उसके पिता ने पब्लिकली अनाउंस किया था उसके छोटे भाई और उसके बीच में इस सक्सेसर की रेस को आखिर ये चूज करने के लिए कि कौन उनके बिजनेस को संभालेगा। उन दोनों भाइयों में एक तरह का कंपटीशन चलेगा कि कौन उनके पिता की सीट को संभालने के काबिल है। एक तरफ यहाँ पर चांगपियोंग था जिसके पास सिर्फ हाई स्कूल की डिग्री थी, दूसरी तरफ उसका छोटा भाई जो एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और वो दाइसान की एक बहुत ही पॉपुलर लड़की से शादी कर रखा था और इस वक्त भी उसकी पोजीशन उससे ज्यादा हाई थी। और अगर उसके भाई तक ये खबर पहुंच गई कि उसका मर्डर में हाथ है, वह इस बात का पूरा फायदा उठाएगा एंड वो पुलिस वाला चांगपियोंग को बताता है कि इस केस में चांगपियोंग की गलती है क्योंकि उसने बेवजह कुछ इनोसेंट लोगों को पीटा था और वो इस मैटर को जाने नहीं दे सकते। पर चांगपियोंग बताता है कि पहले उन्हीं लोगों ने उसे मुक्का मारा था और उसने बस अपना डिफेंस किया था। पर वो पुलिस वाले बताते हैं कि इस चीज का कोई भी सबूत नहीं है कि चांगपियोंग इस वक्त एकदम गुस्से और परेशानी में था कि जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि वहाँ पर पुलिस स्टेशन में एक बच्चा भी मौजूद था जो और कोई नहीं किम hyun sung था, जो गो चांगपियोंग की तरफ देखकर बताता है कि वो इस व्यक्ति का बेगुनाह होने का सबूत देने आया था। और फिर सबूत के तौर पर वो पुलिस वालों को वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जहाँ पर सच में ही कुछ बंदों ने पहले आकर गो चांगपियोंग से पंगे लिए थे जबकि उसने उनको छेड़ा तक भी नहीं था। और hyun sung ने बताता है कि ये चांगपियोंग बंदा पूरी तरह से सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा था पर मार खाने के बाद उसने बस अपना बचाव किया था। सर, ये बंदा इतना शक्तिशाली था कि ये तीनों को पीट सकता था पर उसने फिर भी सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस किया, जिस बात पर गो चांगपियोंग भी खुशी से हाँ कटा है क्योंकि इसी प्रूफ के साथ वो सिचुएशन से बाहर निकल सकता था और अब पुलिस वालों के पास भी कोई रास्ता नहीं था ऐसे इन्वेस्टिगेशन को बंद करने के अलावा। और वो गो चांगपियोंग से माफी मांगता है कि उनकी वजह से उसे इतना कष्ट सहना पड़ा था कि चांगपियोंग उसे बताता है कि वो उस पुलिस ऑफिसर का चेहरा अच्छी तरह याद रखेगा जिसकी जिंदगी आज से एकदम शांति भरी जाने वाली है और ये उसकी घुमा फिरा कर दम की थी। और फिर बाहर आने के बाद वो किम hyun sung का शुक्रिया करता है उसकी इस सिचुएशन में मदद करने के लिए। इसलिए उसका कर्ज लौटाने के लिए वो अपने जेब से एक पैसों का बंडल निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा देता है और hyun sung उसे चुपचाप सब कर अपने जेब में डाल देता है, जिस बात से चांगपियोंग को पता लग ही रहा था कि ये बच्चा कोई आम तो नहीं था। इसने वीडियो प्रूफ भी कलेक्ट किए और ऊपर से इतने सारे पैसों को भी चुपचाप अपने जेबों में डाल दिया कि तभी hyun sung उसे बताता है कि क्या चांगपियोंग को सच में लगता था कि ये पूरा का पूरा इंसिडेंट बस एक हादसा था। और जब चांगपियोंग को उसकी बात समझ नहीं आती, hyun sung उसे साफ साफ बताता है, देखो बड़े भाई, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप किस तरह के व्यक्ति हो। आप इस वक्त अपने छोटे भाई के साथ सक्सेसर रेस में चल रहे हो जिसका नाम गो चांग-सिउक है और आप म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़े बेटे हो गो चांगपियोंग। और अब गुस्से में चांगपियोंग भी hyun sung की पहचान पूछता है तो वो बताता है कि उसके मानने से ये हादसा कोई एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं था और उस चीज का उसके पास प्रूफ तक भी मौजूद था। और एक्चुअली में जब hyun sung कोमा में मौजूद था, गो चांगपियोंग दाइसान में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर था जिसकी फैमिली से जुड़ी पूरी खबरें टेलीविजन में आती थी और उसे शुरुआत से लेकर अंत तक उनके बारे में अच्छी तरह से सब कुछ पता था। और वो चांगपियोंग को बताता है कि उसे सिर्फ 1 घंटे का समय चाहिए और फिर वो उसे उसकी जिंदगी से जुड़ी एक कमाल की चीज दिखाएगा। और फिर वो दोनों यहाँ सोते हैं एक कैफे में और hyun sung अब उसे वो पूरी फुटेज दिखाने लगता है जो कि उसने पुलिस वालों को पूरी नहीं दिखाई थी। और ये उसी वीडियो का पहला पार्ट था जिससे पता लगता था कि गो चांगपियोंग के साथ हुआ गया वो हादसा बस कोई कोइंसिडेंस नहीं था। और इस हादसे से आधे घंटे पहले ये तीनों ही बंदे पहले से ही कन्वीनियंस स्टोर के बाहर थे और पहले तो ये बंदे कस्टमर्स की तरह लग रहे थे पर आधा घंटा बीतने के बावजूद भी वो अपनी जगह से बिल्कुल भी हिले तक नहीं थे, जैसा कि वो किसी का इंतजार कर रहे हो। और जिस टाइम पर चांगपियोंग वहाँ पर आया था वो उससे लड़ना शुरू हो गए थे, जैसे कि वो जानबूझकर चाहते थे कि वो उन पर हमला करे। तो इस बात से था वो अंदाजा लगा ही सकते थे कि ये सब कुछ एक प्लानिंग थी। और चांगपियोंग के साथ इस तरह के वर्ड्स तब से ही होना शुरू हुए थे जब से ये सक्सेस रेस चालू हुई थी। तब से तो चांगपियोंग के साथ एक के बाद एक बुरे हादसे होना शुरू हो रहे थे, जैसे एक थ्योरी निकलती है कि ये सब कुछ गो चांग-सिउक का प्लान है ताकि वो उसे हमेशा अपने से नीचे रख पाए। और यहाँ पर ये बातें सुनकर चांगपियोंग भी सोच रहा था कि उसे पहले से ही अपने छोटे भाई पर शक तो हो रहा था पर वो दिल से मानना नहीं चाहता था कि उसका भाई कभी ऐसी अपने ही भाई के साथ हरामी हरकतें करेगा। एंड फिर चांगपियोंग पूछता है कि आखिर hyun sung उसे ये सारी बातें क्यों बता रहा था। और यहाँ पर hyun sung सोच रहा था कि ये म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन अभी तो सिर्फ कंट्री साइड में ही जानी जाती है पर जल्द ही ये अपार्टमेंट ब्रांडिंग में भी जाने जाएंगे सिर्फ के सिर्फ उनके चेयरमैन के फिलोसॉफी की वजह से। पर इस प्रोसेस में उनके दोनों के दोनों बच्चे ही इस
चीज में गायब हो गए थे। चांग सेओंग इस प्रॉब्लम की शुरुआत थी और उसके रिलेटेड एक ऐसा हादसा फैला था कि वह हर जगह पर ही फैल गया था। ये चांग सेओंग ने सक्सेसर की पोजीशन पाने के लिए हर एक तरह के बुरे काम किए और अंततः इसके बारे में उसके बड़े भाई चांग पियोंग को भी पता चल गया था और कुछ समय उसने चांग सेओंग को पीटना शुरू कर दिया था। जिस लड़ाई के बाद चांग सेओंग डिसेबल हो गया था, जिस बात से गुस्सा होकर उनके पिता ने अपने दोनों ही बच्चे को नाकामयाब समझा और अपनी म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन को उन दोनों के हाथ में नहीं दिया। और एक पॉइंट पे इनकी बात इतनी पॉपुलर हो गई थी कि उस वक्त पे इंटरनेट पे इनके मीम्स फैलने लगे थे एंड इनकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो अपनी मेमोरी को ट्रेस कर इसकी लोकेशन को ढूंढ पाया था। फिर उन हादसों के बाद चेयरमैन को ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर रख लिया था और ह्योंग सुंग इन भविष्य के इवेंट्स को चेंज तो नहीं करना चाहता था क्योंकि इस वक्त चांग पियोंग सक्सेसर रेस में हिस्सा लेने के काबिल ही नहीं है और दूसरा तो एकदम ही हरामजादा है जो अपने मतलब पूरे करने के लिए कुछ भी बुरा करने को तैयार है। और म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के लिए ये दोनों ही बच्चे निकम्मे थे, पर आखिर ह्योंग सुंग को इस चीज से क्यों फर्क पड़ेगा क्योंकि उसे तो फर्क पड़ता था कि कौन उसके लिए कितने काम का आएगा और चाहे भविष्य बुरे रास्ते पर बदल जाए उसकी फैमिली की सुरक्षा और उसका ले जाने वाला बदला सबसे पहले आएगा। और फिर ह्योंग सुंग उसे बताता है कि वो उसकी मदद करेगा अपने छोटे भाई चांग सेओंग से बदला लेने के लिए ताकि वो सबसे बड़ा बेटा होने के नाते म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन बन पाए। जिस बात पर बेशक चांग पियोंग यकीन नहीं करता क्योंकि उसके सामने बैठा बस एक हाई स्कूलर था। फिर तभी ह्योंग सुंग उसे बताता है कि पक्का उसकी इस रेस में कुछ लोग तो होंगे ही जो चांग पियोंग की मदद कर रहे होंगे, पर क्या ये बात चांग पियोंग को अजीब नहीं लगती क्योंकि जो लोग उसकी मदद कर रहे हैं बस उसके कानों को मीठे शब्दों से भर रहे हैं, जबकि उसके जैसा एक हाई स्कूलर चांग सेओंग की चाल एक ही बार में पता लगा पाया, जिससे ये बात साफ होती थी कि असल में वो लोग चांग सेओंग के ही बंदे हैं। मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करने को नहीं कहूंगा, बस बदले में मुझे एक चांस दो, एक चांस हमारा रिश्ता पक्का करने का। और फिर कैफे हाउस के बाहर आकर चांग पियोंग रिलैक्स करने के लिए सिगरेट पीने लगता है कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि इस एरिया में सिगरेट वगैरह पीना मना है। कि चांग पियोंग गुस्से में उसे उसका कैफे तबाह करने की धमकी देकर वहाँ से भिजवा देता है और अंदर बैठा उसे देखता ह्योंग सुंग सोच रहा था कि गो चांग पियोंग एक ऐसा बंदा था जो लपंडरों की तरह अपनी जिंदगी जीता था और ये एक ऐसे बम की तरह था जो कभी भी हाथ लगाने पर फट सकता था। और ह्योंग सुंग उसके पास इसीलिए नहीं आया था क्योंकि चांग पियोंग कोई अच्छा बंदा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये भी एक सड़ा हुआ इंसान है जो ताकत पाने के लिए अपने भाई तक को भी तबाह कर सकता है। तभी तो ये बंदा उसके प्लान के लिए एकदम परफेक्ट होगा। और यहाँ वो बाहर सोच रहा था कि उस बच्चे ने सभी बातें उसे सही बताई थी। अपने भाई के मुताबिक देखा जाए उसने अभी तक अपना कुछ भी नहीं बनाया था, जिससे बेशक सक्सेसर की पोजीशन उसे तो नहीं मिलने वाली, पर क्या फिर भी वो एक 17 साल के बच्चों की बातों पर यकीन कर सकता है जिससे वो जिंदगी में पहली बार मिल रहा है। कि तभी उसे अपने पिता की बात याद आती है जिन्होंने उसे बताया था कि अगर चांग पियोंग के पास कुछ खुद की स्किल्स नहीं है तो उसे उन लोगों को हमेशा अपने करीब रखना है जिनके पास वो काबिलियत है और उस समय पर उसे उम्र, जेंडर और कोई भी सिचुएशन की बिल्कुल चिंता नहीं करनी। और अगर बस काबिल लोगों को वो अपनी साइड पे करेगा तो वो म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन को लीड करने के काबिल हो पाएगा। एंड इसी बात को याद करने के बाद अब वो फालतू चीजों की परवाह नहीं करता एंड फिर वो ह्योंग सुंग के पास आकर उसे बताता है कि वो पहले तो उसका प्लान सुनना चाहेगा और उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। एंड यहाँ पर हम चांग सेओंग की तरफ देखते हैं जहाँ पर उसे अपने आदमियों से खबर मिलती है कि चांग पियोंग उस पुलिस केस में नहीं फंसा था एंड इस बात से वो एकदम इरिटेट हो जाता है और इरिटेट होता वो कह रहा था यह सब कुछ हमारे बुढ़े बाप का कसूर है जिसका सोचने का तरीका अभी भी एकदम पुराना है। उसे लगता है कि बड़े बच्चे का हक होता है अपना हक जमाने का, चाहे वो एकदम निकम्मा ही क्यों ना हो। फिर वो सोचने लगता है कि अब उसे आगे का प्लान कैसे चलाना चाहिए ताकि वो सक्सेसर की पोजीशन आसानी से पा पाए। कि तभी उसे अपने एक आदमी की कॉल आती है जो बताता है कि एक बहुत ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी क्योंकि मैडम यानी चांग सेओंग की वाइफ हान सुंग ऑफिस के अंदर आ गई थी जहाँ पर एक्चुअली में एक लड़की को छुपा रखा था जिसका उसके साथ अफेयर चल रहा था। और यहाँ पर ह्योंग सुंग चांग पियोंग को बता रहा था कि यहाँ पर हम दोनों को ही असलियत को मानना पड़ेगा कि आखिर सच में आखिर म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के लायक वारिस कौन लगता है। तो वो बेशक उसका छोटा भाई चांग सेओंग होगा क्योंकि वो एक जानी मानी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ था और ऊपर से उसकी शादी कोरिया की एक बहुत ही जानी मानी फैमिली में हुई थी और उसी की बदौलत वो चांग पियोंग से और भी जल्दी आगे बढ़ पा रहा था। यानी चांग सेओंग का हमेशा से प्लान था अपने बड़े भाई की पोजीशन हासिल करने का। और यहाँ पर चांग पियोंग सिर्फ एक ही बात में काबिल था कि वो उसका बड़ा भाई है यानी घर का बड़ा बेटा जो कि एक्चुअली में इतने हाथ से क्रिएट करता है जैसे कोई भी सपोर्ट करना नहीं चाहेगा। पर इतने सारे फर्क के बावजूद भी ह्योंग सुंग को लगता था कि चांग पियोंग के जीतने के अभी भी काफी चांस थे क्योंकि भले ही हरकतें वाइज चांग सेओंग उससे काफी ज्यादा काबिल था, पर एक ही वजह की वजह से उनके पिता ने म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के लिए उन दोनों को कम्पीट करने के लिए कहा था सिर्फ एक पुराने जमाने की फालतू सोच की वजह से कि घर के बड़े बेटे को भी सक्सेसर बनने का हक है। एंड फिर वो उसे बताता है ये बात मानने वाली है कि इस वक्त तुम चांग सेओंग से काफी ज्यादा नीचे हो, पर क्या होगा अगर चांग सेओंग जो हमेशा तुम्हारे से हर एक चीज में आगे था वो भी पूरी तरह नीचे गिर जाए बिल्कुल उसी लेवल पर जहाँ पर अभी तुम हो। फिर तुम्हें क्या लगता है कि रेस में कौन जीतेगा? और अगर तुम्हारे पास भी काबिलियत की स्किल्स आ जाए तो आखिर चेयरमैन तुम दोनों के बीच में से किसे चूज करेंगे? और उसी वक्त असली कंपटीशन शुरू होने वाला था जहाँ पर बड़ा बेटा होने की ताकत काम आएगी। और यहाँ पर चांग सेओंग की तरफ हम देखते हैं कि उसकी वाइफ ने उसका अफेयर पकड़ लिया था, यानी जैसा कि ह्योंग सुंग चाहता था चांग सेओंग उसी नीचे लेवल से गिरने वाला था।
और ह्योन संग से जीतने की 3 कंडीशंस बताता है। पहली थी बैकग्राउंड, जिसमें चांग ब्योम पहले ही हार गया था क्योंकि उसका छोटा भाई तो पहले से ही एक खास फैमिली के सपोर्ट में है। और दूसरी कंडीशन थी रेपुटेशन, जिसमें भी चांग ब्योम के बुरे हाल थे क्योंकि उसे डायसन का पागल इंसान कहा जाता था। और लास्ट चीज थी खासियत, और जब चांग ब्योम लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, चांग सुंग ने उस चीज को भी प्रूव किया था। तो बेशक उसके लिए कंपटीशन आसान था क्योंकि चांग ब्योम तो खुद ही निकम्मा था, और इसलिए अब से वो इन तीनों कंडीशंस को बदलने वाले थे। और पहली कंडीशन जो कि थी बैकग्राउंड, तो आखिर वो लोग उसकी बराबरी में क्या कर सकते थे, क्योंकि बेशक ही चांग ब्योम को कोई भी बड़ी फैमिली की लड़की अपने हस्बैंड के तौर पर नहीं लगी, तो वो उल्टा चांग सुक का ही डिवोर्स करवा देंगे क्योंकि इससे चांग सुक का बैकग्राउंड चला जाएगा और वो भी उनकी तरह इस कंपटीशन की स्टार्ट लाइन पर आ जाएगा। और फिर टाइम बाद हम चांग ब्योम और चांग सुक दोनों को ही अपने चेयरमैन बाप के सामने खड़ा पाते हैं, और चांग सुक माफी मांगता है क्योंकि उसके अफेयर की वजह से इतनी सारी मुश्किलें क्रिएट हो गई थी। और चेयरमैन उसे बताता है कि उसने चांग सुक के फादर इन लॉ से बात कर उन्हें कुछ कर मनाया था, तो उसका डिवोर्स तो नहीं होगा और वो उसे एक और चांस देने का सोच रहे हैं। पर आज से वो और उसकी वाइफ एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे और वो पहले उसका बिहेवियर देखेंगे और बाद में डिसाइड करेंगे कि क्या सच में चांग सुक माफी के काबिल है भी या फिर नहीं। और चांग सुक एक बार फिर से माफी मांगता है, पर गुस्से में चेयरमैन को बताता है कि अगर वो अपने चूहे को अपनी पैंट में नहीं संभाल सकता और एक खूबसूरत बेबी होने के बावजूद भी उसे बाकी बंदियों की जरूरत पड़ती थी, तो उसे चांग ब्योम जैसा ही सिंगल रहना चाहिए था। और अब चेयरमैन को चांग ब्योम से पूछता है कि आखिर वो पुलिस स्टेशन के फेरे क्यों काट रहा था, और इस बार उसे लगा ही था कि चांग ब्योम हमेशा की तरह उस पर चिल्लाएगा कि उसकी कोई भी गलती नहीं थी वगैरह वगैरह। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि किम ह्योन सुक ने उसे समझाया था कि उसे बस चांग सुक की चुगलियां लगाकर जीतने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि चेयरमैन को के लिए किसी का बैकग्राउंड मैटर नहीं करता जब तक वो आदमी कंपनी का फायदा कर पाए। तो यहाँ पर उल्टा चांग ब्योम को अपने कैरेक्टर को बदलना था, और फिर अपने प्लान के मुताबिक ही चांग ब्योम माफी मांगता बताता है कि ये सच में ही उसकी गलती थी जो वो आगे से नहीं दोहराएगा, और चाहे यहाँ पर वो कोई भी बहाना लगाए, उसने जो भी किया था वो म्योंगजिन कंस्ट्रक्शन के सबसे बड़ा बेटा होने के काबिल नहीं थी, इसलिए वो इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बताता है कि वो चांग सुक को भी उसकी गलतियों के लिए समझाएगा। और उसके बाद से अचानक इम्प्रेस होकर चेयरमैन को बताता है कि उसने हर एक चीज के बारे में अच्छे से सुना था कि कैसे पहले वो लोग थे जिन्होंने चांग ब्योम से पंगे लिए थे, और उसने फिर भी पूरी कोशिश की थी लड़ाई ना करने की। और ये बात उसकी सच में कमाल की थी कि चांग ब्योम ने अपनी सिचुएशन को एकदम समझदारी से डील किया था, और अपनी जिंदगी में पहली बार उसे चांग ब्योम पर नाज हुआ था। एंड ये बातें करने के बाद चेयरमैन को वहां से चला जाता है। एंड यहाँ पर गुस्से में चांग सुक बताता है कि जिसने भी उस अफेयर के बारे में और उसकी वाइफ को शिका का ट्रस्ट दिया था वो पक्का ही उसका काम खलास कर डालेगा। और यहाँ पर एक्चुअली में यह सब कुछ किम ह्योन सुक का ही कसूर था, और यहाँ पर अपने बाप के मुंह से ये बात जानकर कि उसे उस पर प्राउड था, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि जो बाप उस पर हमेशा स्ट्रिक्ट था और हमेशा उसे गुस्से से बात करता था, आज पहली बार जिंदगी में उसने उसे एक्नॉलेज किया था और उसे बताया था कि उसने इस सिचुएशन को बिल्कुल ही अच्छे से संभाला था, और यही चीजें तो उसे और भी ज्यादा चाहिए थी। और ये चीज पक्का करने के लिए उसे सिर्फ एक ही व्यक्ति की मदद चाहिए थी। और फिर शाम के वक्त वापस किम ह्योन सुक से मिलकर वो उसे सारी बात बताता है कि उसके प्लान की वजह से उसके बाप ने उसकी तारीफ की थी, तो फिर आगे चेयरमैन बनने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, और वो ह्योन सुक की हर एक ही बात मानेगा। और ह्योन सुक उसे बताता है ज्यादा खुश ना होने को, क्योंकि फिलहाल के वक्त तो सिर्फ को चांग क्यों की बराबरी पोजीशन पर आया था, पर सिर्फ बैकग्राउंड में। और अब बदला चेयरमैन बनने के लिए चांग ब्योम को चांग सुक से बाकी तो कंडीशन में जीतना पड़ेगा, और उसके पास ये काम पूरा करने के लिए कुछ सजेशंस थे जो कि थोड़े मुश्किल भी हो सकते थे। सबसे पहले उसे कंपनी में काम करना शुरू करना पड़ेगा और मैनेजमेंट का काम भी सीखना पड़ेगा, और उसके बाद है वो उसे आगे का काम बताएगा। और पहले तो चांग ब्योम को ये काम अच्छा नहीं लगा था, पर अपने बाप के दिए गए कॉम्प्लीमेंट को याद करके वो बताता है कि वो आगे का काम बिल्कुल वैसे ही करेगा जैसा ह्योन सुक उसे कहेगा। और ह्योन सुक उसे कुछ और चीजें करने को कहता है और उसे याद दिलाता है उनकी कैफे में की गई बात कि उन दोनों ने हाथ मिलाए थे अपने अपने मतलबों को पूरे करने के लिए, और इसलिए अपनी मदद के बदले में उससे वादा करना पड़ेगा कि वो ह्योन सुक के विश को पूरा करेगा। जिस पे हाँ करता वो बताता है कि वो अपने छोटे ह्योन सुक के लिए आखिर कौन सा बड़ा काम कर सकता है, जिस पर ह्योन सुक उसे साफ साफ बताता है कि चांग ब्योम उसका गार्डियन बने। और यहाँ पर स्कूल में हम देखते हैं कि मना की माँ को, जिसका नाम सुनजा था, वो एकदम ही टीचर योंगचुल को पीट रहे थे और बता रही थी कि उससे रोज महीने के पैसा लेने के बावजूद भी उसने उसके बच्चे के साथ ये काम होने दिया, और वो गुस्सा कर धमकी दे रही थी कि वो पक्का उसे स्कूल से निकलवा देगी, और अगर वो चाहता है कि उसकी जॉब ना जाए तो उसे इस मीटिंग में उसके बच्चे के बचाव में खड़ा होना होगा। कि योंगचुल को ह्योन सुक की बात याद थी कि अगर यहाँ पर उसने उसकी रक्षा ना की तो उसके पक्का सभी राज बाहर आ जाएंगे, और फिर भी उसकी नौकरी जाएगी, और उसके साथ साथ ही उसकी वाइफ भी उसे छोड़ देगी। और फिर सुनजा जाकर प्रिंसिपल और ताइवान से बातें करने लगती है, जो बताता है कि वो पक्का उनके बच्चे की ही रक्षा करेगा। और यहाँ पर योंगचुल को लग रहा था कि अब तो उसकी जिंदगी पक्का ही बर्बाद है, क्योंकि जो भी ऑप्शन वो चूज करेगा उसकी नौकरी तो पक्का जाएगी। और तभी वहाँ पर मीटिंग के लिए ह्योन सुक और उसका गार्डियन भी वहाँ पर आ गया था। और फिर प्रिंसिपल ताइवान बताते हैं कि आखिर यहाँ पर ये मीटिंग क्यों गई थी, क्योंकि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से पीटा था। और प्रिंसिपल मिस्टर किम योंगचुल को सभी सिचुएशन समझाने को कहते हैं कि योंगचुल अचानक उठता ही बताता है कि ये केस एकदम साफ साफ है कि ये पूरा का पूरा हादसा हुआ था क्योंकि जंग मिना और उसके बाकी दोस्त बाकी स्टूडेंट्स को बुली करते थे और विक्टिम के ऊपर ही
झूठा बुली का इंजाम लगाया जा रहा था और ये बात इंसाफ के बिल्कुल ही खिलाफ थी।